भारत दोस्तों देखिए सवाल है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो सहकारिता समझ लीजिए पहले क्या होता है। देखिए सहकारिता जो होता है ना, जो गांव देहात के लोग हैं ना, यानी लोन जो होता है, लोन जो बैंक वाला होता है, तो ये समझ देखिए वो लोन देता है गांव देहात के छोटे छोटे लोगों को, यानी जो गरीब लोग हैं उनको लोन दे देता है और उनसे हर माह पर 2% के रूप में टैक्स लेता है, यानी टैक्स लेता है। यानी तो देखिए ये लोन है, ये मान समझिए बैंक हुआ, बैंक इसको लोन दे रहा है, ये गांव देहात के लोगों को दे रहा है। यहाँ पर तो लोगों को तो अपना आर्थिक जरूरत पूरा हो गया, यानी एक माह में अगर उन लोगों को पैसा की जरूरत है तो पहले पैसा दे दिया, उनसे 2% माने एक महीने में 2% ले रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 100 रुपया दिया है, 100 रुपया दिया है तो आपको उसमें से एक माह में आपको 2% लेगा, तो इसका 2% हम निकाल देते हैं, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 भाग दिए, एक हो गया, यानी 2 एकम यानी 2 रुपया हुआ हमारा। जैसे कि एक माह हो गया यानी 30 दिन हो जाएगा, तो वो हमसे 2 रुपया यानी 102 रुपया लेगा। 100 रुपया लिया था तो 102 रुपया लेगा एक माह बाद। तो देखिए वही होता है। देखिए एक ऐसी संस्था जिसके तहत व्यवसाय चलाकर समाज की आर्थिक सेवा एवं संस्था के सभी सदस्यों को लाभ प्राप्त होता है तो सहकारिता कहलाता है। इसे ही हम सहकारिता कहते हैं। देखिए अभी यहाँ पर तो अब देखिए वो आपको तो 100 रुपया दिया, 100 रुपया चला है, 100 रुपया आपको एक माह पहले दिया था, एक माह के बाद आपको 2 रुपया जोड़ के यानी 102 रुपया ले रहा है, तो उसको फ़ायदा हो रहा है। आपको ज़रूरत है तो आप ले लिए उससे पैसा, तो यही सहकारिता होता है। और है कि गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। देखिए गैर सरकारी सेवा देखिए एक वैसी सेवा जिसका संचालन सरकार नहीं करती है, उसे हम गैर सरकारी सेवा कहते हैं। यातायात, बैंक और उद्योग आदि। देखिए समझिए, देखिए गैर सरकारी मतलब समझिए कि देखिए जिसका संचालन सरकार के हाथों में नहीं होता है, यानी देखिए समाज का कोई भी काम वो कर सकता है, इसे सरकार के द्वारा नहीं कर सकता है, वो अपने मन का। जैसे कि समझिए यातायात हुआ, यानी बस चलाकर पैसा कमाता है, ये हो गया। और समझिए बैंक होता है, बैंक आप सुनबे करते इलाहाबाद बैंक है, बहुत सारे बैंक है जो अपने हाथों में संचालन करता है। उद्योग जैसे कि व्यापार हो गया, व्यापार करते हैं लोग, सब्जी वब्जी बेचते हैं लोग, या कोई और से आइटम सामान वामान हो गया। का जो संचालन होता है निजी व्यक्तियों के पास होता है, सरकार के हाथों में नहीं होता है। सरकार इसका ये सवाल हमारा आधारभूत संरचना किससे कहते हैं। देखिए आधारभूत संरचना जो है ना, इसी का आंसर हो जाएगा। आधारित संरचना हो, इसी को भी आधारभूत संरचना हम कहते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था को काम करने के लिए जिन सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग किया जाता है उसे हम अर्थ आधारित संरचना कहते हैं। देखिए इससे क्या होगा, समझ जैसे कि हम गेहूँ रोपे हैं, यानी गेहूँ रोपे हैं तो उसको हमको पटौनी करना पड़ेगा नो। देखिए यहाँ पर जैसे तो हमको तो मशीन की ज़रूरत हुआ, यानी पानी मशीन की आवश्यकता हुआ, तो पानी मशीन जो हुआ हमारा ही आधारित संरचना हो जाएगा, यानी आधारित वाला आधारित में आ जाएगा। आधारित संरचना मान ले कि इसका काम इसको पटाना, तब पानी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम एक जगह से दूसरे को पानी ले आ सकते हैं। तो इसी को आधारभूत संरचना या आधारित संरचना भी कहते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखिए बाकी ये सवाल हमारा पूछ रहा है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो देखिए यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा जाता है। देखिए जैसे कि एक देश की अर्थव्यवस्था, मान लीजिए कि हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था हुआ, तो भारत देश की अर्थव्यवस्था को चीन देश की अर्थव्यवस्था के साथ कंपैरिजन किया जाता है, यानी विश्व लेवल पर किया जाता है, यानी सभी देशों का अर्थव्यवस्था को कंपैरिजन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर से व्यापार हो गया, विदेशी निवेश हो गया। तो देखिए भारत में व्यापार होता है, भारत में समझिए कि भारत में मसाला यहाँ पर मसाला बेच रहे हैं, यहाँ पर 10 रुपये बेच रहा है, वहीं यहाँ चीन वाला है, चीन यहाँ पर किन के ले गए 10 रुपया में, अपने देश में ले गया तो वो 20 रुपये में बेचा। तो यहाँ पर विदेशी निवेश, तो मान लीजिए कि विदेशी निवेश हो गया, तो विदेशी निवेश यानी चीन से पैसा आया, हमको मिला, भारत देश को मिला, और वो अपने में ले गया तो 10 रुपये फ़ायदा कमा कर बेचा। तो यही होता है, इसको इसी मैंने वैश्वीकरण इसे ही कहते हैं, जैसे कि ये दो देशों के बीच कंपैरिजन किया जाता है। अब देखिए अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां कह रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसको कहते हैं। देखिए वैसे कंपनी जिसका उत्पादन एवं नियंत्रण एक से अधिक देशों में होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाता है। देखिए उत्पादन में तो समझिए कि देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां है ना, जैसे कि टाटा मोटर हो गया, तो उसका कंपनी भारत में भी है, चीन में भी है, या कोई अन्य देशों में भी है, तो उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहेंगे। जैसे कि जिसका उत्पादन और साधन का नियंत्रण एक से अधिक देशों में को हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। पूछ रहा है निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए निजीकरण क्या है, जैसे टैक्स होता है ना, टैक्सों को हम निजीकरण कहते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा संपत्ति या व्यवसाय का एक टुकड़ा सरकार के हाथों में चला जाता है, उसे निजीकरण कहलाता है। टैक्स होता है, यानी इसको टैक्स कहते हैं निजीकरण को। देखिए जैसे उद्योग हो गया, उद्योग में मान लीजिएगा उद्योग होता है, देखिए उद्योग कोई सामान टैक्स लगता है, उसे सरकार टैक्स लेती है। यातायात भी, यानी बस पर भी हो गया, या बस हो गया,
या कोई अन्य सेवाएं हो गया तो उस पर भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है। इसी को हम निजीकरण कहते हैं।